नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परिवहन में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन के बाद अब हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत के बंदरगाहों की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ छोटे बंदरगाह भी हैं और इसके अलावा कुछ बड़े बंदरगाह भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली बड़े बंदरगाहों की चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको हम यहाँ पर एक थ्योरी और फैक्ट के रूप में बताएंगे। इसके बाद हम लोग अपनी बात को, चूंकि हम लोग अब भारत के भूगोल के करीब करीब अंत तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद जैसे ही आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ हो सकता है कि मेरे हिसाब से भी छूटी हुई है, तो पहले मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भारत के भूगोल में आपको कुछ महत्वपूर्ण मैपिंग में करवाऊंगा ताकि मैप वाला जो सेक्शन है वो भी आपका क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद आपके अनुसार अगर कोई चीज़ बच रही होगी तो हम लोग पहले फिर उसकी चर्चा करेंगे ताकि आपका वो भी सेक्शन कंप्लीट हो, यानी कि आपके अनुसार भी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हाँ हमारा ये सेक्शन रुका हुआ है। इस तरह से जब हम लोग अपनी पूरी क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग अपने दूसरे सेक्शन यानी कि विश्व के भूगोल को स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर भारत के भूगोल में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना रह जाएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका ये सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। फिर विश्व के भूगोल में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे और उसके बाद फिर पर्यावरण और उसके बाद भौगोलिक चिंतन आपका होगा। तो इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें बचेंगी तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पीजीटी वाले सिलेबस में एक्स्ट्रा है तो उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी बैच में आप हैं, उसके अनुसार पूरी की पूरी क्लास आपको कराई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग आज बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। बंदरगाहों की बात करते हैं तो बंदरगाह का मतलब एक सीधा सीधा इसको आप समझिएगा, इसको हम लोग अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं। तो बंदरगाह को समझने के लिए आपको सीधा सीधा ये समझना है कि बंदरगाह का मतलब होता है कि सागर या नदियों के मुहानों के किनारे पर ऐसा कोई स्थान जहां से वस्तुओं का आयात या निर्यात हो सके, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता हो वस्तुओं का, तो वही हमारे लिए क्या होता है कि उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह में आपको ये चीज़ें समझनी हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर बंदरगाह का पृष्ठ क्षेत्र पूछा जाता है। तो पृष्ठ क्षेत्र का मतलब होता है कि उस बंदरगाह से कहाँ कहाँ पर चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो वही क्षेत्र क्या होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कभी कभी कहा जाता है खुला सागरीय बंदरगाह है। तो खुला सागरीय बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि ऐसे बंदरगाह में जो जहाज होते हैं, कार्गो होते हैं, उनको थोड़ी दूर पर ही रोक दिया जाता है। तो ऐसे बंदरगाहों को हम क्या कहते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। कुछ प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा उनका निर्माण होता है, उनको फिर बाद में विकसित कर लिया जाता है। वहाँ पर जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है उन सुविधाओं को मुहैया करा करके उसको हम क्या करते हैं, विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे बंदरगाह भी होते हैं जिनको प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम तरीके से पूरी तरह से विकसित किया जाता है, उनको स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर सुविधाओं का विकास होता है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक दो बंदरगाह होते हैं। इसके अलावा भारत के रेफरेंस में हम लोग पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बंदरगाह ऐसे होंगे जो भारत के पूर्वी किनारे पर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो भारत के पश्चिमी किनारे पर। तो इन सब का भी हम लोग मैपिंग में तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग थ्योरी की बात कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमारा आज का जो पहला बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। पहला नंबर हम लोग ले रहे हैं कांडला बंदरगाह को।
तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है पहली बार। तो कांडला बंदरगाह जो है वो 1930 में विकसित किया गया, 1930 में। और विकसित कहाँ किया गया था, ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में जो, और ये कच्छ की खाड़ी किस क्षेत्र में होता है, गुजरात के। और गुजरात में ही एक स्थान है भुज। तो गुजरात के भुज से जो है ये 48 किलोमीटर दूर है, 48 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें और हो सकती हैं, तो ये पहली चीज़, तो जो ये कांडला बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह से, यहाँ पर हम लोग दूसरे नंबर पर बात करेंगे मुंबई बंदरगाह। तो जो कांडला बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह का जो भार है, यानी कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर भी, यहाँ पर एक बड़ा पोर्ट अगर बन जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगे तो यहाँ पर दबाव ज़्यादा हो जाता है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको कुछ जगहों पर एक छोटे छोटे बंदरगाहों को बना लिया जाता है और उसके भार को कम करते हैं। तो जो कांडला बंदरगाह है वास्तव में मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तो यहाँ पर ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो इसकी खास बातें और हैं, तो ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ये कैसा है, तो ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, या इसको हम प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में भी देखते हैं। तो ये 1930 में विकसित हुआ, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात के भुज से 48 किलोमीटर दूर ये स्थित है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात में क्या है कि जो यहाँ का बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, यहाँ से पाइपलाइन, आपने देखा होगा कि बहुत सारी पाइपलाइन होती हैं, ये टॉपिक भी आपका अभी छूटा है, पाइपलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पाइपलाइन से क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थों को लाया जाता है, पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थों को यहाँ पर लाया भी जाता है और यहाँ से भेजा भी जाता है। तो इससे क्या होता है कि पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम पदार्थों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। खास करके जो रिफाइनरीज होती हैं उन सब में अगर कच्चा तेल हमको भेजना है तो उसमें हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए भी पदार्थों को भेजने और मंगवाने की व्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ से आपूर्ति की जाती है, किस बंदरगाह से, कांडला बंदरगाह से। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांडला बंदरगाह से चीज़ों की आपूर्ति की जाती है, वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है फ्री ट्रेड जोन। क्या नाम आता है, फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है, FTZ कहा जाता है। अब FTZ का मतलब होता है जो फ्री ट्रेड जोन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आयात शुल्क नहीं लगता है, ये वहाँ पर चुंगी नहीं देना होता है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था है कांडला बंदरगाह के लिए, तो इसको आप समझते रहें। एक सवाल पूछा जाता है कि भूकंप क्षेत्र के 5वें जोन में कौन सा बंदरगाह आता है, तो ये भूकंप के 5वें जोन में आता है। कौन से जोन में, 5वें जोन में इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप इसको भी समझ सकते हैं कि भूकंप के 5वें जोन में इसको शामिल करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुंबई बंदरगाह की, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर मुंबई बंदरगाह की हम लोग बात करते हैं। अब मुंबई बंदरगाह में कौन सी खास बातें हैं, तो मुंबई बंदरगाह आप जानते हैं कि एक द्वीप पर मुंबई स्थित है और उसका नाम है सालसेट द्वीप। तो सालसेट द्वीप का जो प्राकृतिक कटान है, नेचुरल कटान इसमें जो पाया जाता है सालसेट द्वीप के, तो प्राकृतिक कटानों में ये विस्तृत है। लेकिन इसकी एक जो खास बात है, इसको हम लोग स्वेज नहर से इसकी तुलना करते हैं। स्वेज नहर से तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि
जो मुंबई बंदरगाह है इसकी तुलना हम लोग स्वेज नहर से करते हैं। स्वेज नहर से क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो गहराई है स्वेज नहर की, इसके जल की गहराई 11 मीटर होती है और यही सेम गहराई जो है ये इसकी भी होती है। तो इससे आसानी क्या हो जाती है कि जब 1869 में जब स्वेज नहर को खोला गया, 1869 में जब स्वेज नहर को खोला गया तो स्वेज नहर से आने वाले जितने भी जहाज थे उनको हम मुंबई बंदरगाह पर रोक सकते हैं, क्योंकि वही कम कंडीशन उनकी भी है जो स्वेज नहर की है और वही कंडीशन उनकी भी है जो मुंबई बंदरगाह पे आते हैं। तो दोनों में ये चीज़ें समान होने की वजह से इसकी एक व्यवस्था ये अच्छी हो जाती है कि स्वेज नहर से अगर कोई जहाज आ रहा है तो उसको हम मुंबई बंदरगाह पर रोक सकते हैं। अब इसके बाद इसकी हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन इसकी कहाँ पर होती है? तो लोकेशन इसकी होती है सालसेट द्वीप के प्राकृतिक कटान में इसको विकसित किया गया है, यहाँ पर विकसित है और ये सबसे बड़ा पोताश्रय माना जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अब इसमें अगर हम इस पोर्ट के विकास की बात करें तो इसको 1672 में, और इस समय कौन सा था? तो ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन के समय में इसको 1672 में विकसित किया गया था और फिर उसके बाद 1869 में स्वेज नहर खोला। तो दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1869 में स्वेज नहर खुल गई थी और 1672 में इसको विकसित किया गया था मुंबई बंदरगाह को। अब इसके बाद जो इसके स्वेज नहर के खुलने से जो पश्चिमी देश थे, तो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार हमारा अच्छा हुआ, पश्चिमी देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा बढ़ा, क्योंकि हमारे पास अब ये व्यवस्थाएं भी हो चुकी थी। अब इसके हम लोग अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर यहाँ से जाता है? तो जैसे महाराष्ट्र में हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश में हो गया, फिर इसके बाद गुजरात के क्षेत्र में हो गया, फिर यहाँ से राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों से इसका पृष्ठ क्षेत्र आंका जाता है। तो इस तरह से मुंबई और कांडला बंदरगाह में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत कोई दूरी नहीं है, सबका दोनों का पृष्ठीय क्षेत्र लगभग वही होता है जो कांडला का है या मुंबई का है, क्योंकि कांडला बंदरगाह का विकास ही इसीलिए किया गया था ताकि मुंबई बंदरगाह के भार को हम कम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब इसके बाद जो अगला हमारा है उसको हम लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसी को न्हावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। अब मुंबई भार को कम करने के लिए एक और बनाया गया और इसी को हम लोग कहते हैं न्हावा शेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो तीसरे नंबर पर हमारा है आज का, तीसरे नंबर पर होगा जवाहरलाल नेहरू या न्हावा शेवा बंदरगाह। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू या न्हावा शेवा बंदरगाह जो है इसको भी कांडला की तरह कांडला की ही तरह मुंबई के भार को कम करने के लिए, मुंबई के भार को कम करने के लिए इसको भी विकसित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ की स्थिति होती है इसके कम करने के लिए अब मुंबई के भार को कम किया जा रहा है, तो यानी कि इसके पास में ही होगा ये, और पास में होगा तो कहाँ पर होगा? मुंबई से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई से 14 किलोमीटर की दूरी पर नवी मुंबई में, कहाँ पर है? नवी मुंबई में एक जगह वहाँ पर है पनवेल, पनवेल के पास में है नवी मुंबई में, करीब वहाँ से मुंबई से 14 किलोमीटर अवे है।
तो इसके लोकेशन की बात हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज जो है कि जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए आपने देखा था कि एक कांडला भी था और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, न्हावा शेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसमें क्या खास बात है कि इसमें जितनी भी आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए तो वो सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के माने में ये रिच है और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। अब इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं मर्मुगांव बंदरगाह की। तो मर्मुगांव बंदरगाह जो है ये है आपका गोवा में। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये है आपके गोवा में। मर्मुगांव ये कहाँ पर है, ये है गोवा में और वहां पर एक नदी है जुआरी नदी। मर्मुगांव के जुआरी नदी के मुहाने पर इसको विकसित किया गया है। और विकसित कब किया गया था, तो ये 1963 से इसको 1963 में इसको विकसित किया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो यहाँ से पश्चिमी देश हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो मुख्य तौर पर सबसे जो बड़ी बात होती है, यहाँ पर पश्चिमी देशों को खास करके विशेष तौर पर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है लौह अयस्क का यहाँ से निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जितने लौह अयस्क हैं उनका करीब करीब 40%, कितना 40% हम लोग यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको समझना है। लोहे के साथ में यहाँ से जैसे मछली है, काजू है, मसाले हैं, सीमेंट है, खाद्य पदार्थ हैं, इन सभी का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप और समझिएगा कि आयात यहाँ से कम होता है, इंपोर्ट कम होता है, लेकिन एक्सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी परीक्षाओं के लिए हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला बंदरगाह है उसको हम लोग कहते हैं कोझीकोड या कालीकट। इसको हम लोग कहते हैं कोझीकोड या कालीकट कहा जाता है। तो कोझीकोड या कालीकट बंदरगाह जो है ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये है कहाँ पर, तो ये मौजूद है केरल में। प्राकृतिक बंदरगाह है और केरल में मौजूद है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है, खास करके वो सवाल तो आपका बहुत बड़ा नहीं है कोई, लेकिन सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कोझीकोड का प्राचीन नाम क्या है। कोझीकोड का प्राचीन नाम, तो आंसर आपका कालीकट हो जाएगा। ये भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक 4 बंदरगाहों को देखा, जिसमें से हम लोगों ने एक देखा कांडला को, 5 देखा। एक देखा हम लोगों ने कांडला को, दूसरा देखा मुंबई को, तीसरा देखा न्हावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू, चौथा देखा मर्मुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में है, और 5वां कहाँ पर है, कोझीकोड या कालीकट केरल में है। अब इसके बाद जो 6वें नंबर पर है वो है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है, ये आप याद होगा, इसको आपको इससे ही पता चल गया, नाम से ही इसके, कि ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में। और आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो ये भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित है कौन सा बंदरगाह, तो वो है आपका विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित है।
छठवें नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह की। विशाखापत्तनम बंदरगाह की। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मौजूद है। अब यहाँ से अगर एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाएगा तो आप टिक लगाओगे किसको? सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है विशाखापत्तनम। अब इसके बाद जो यहाँ की महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से जो बैलाडीला की खान आपने सुना होगा, बैलाडीला से जो हमको लौह अयस्क मिलता है, बैलाडीला से जो लौह अयस्क हमको प्राप्त होता है, इसको हम पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात करते हैं। किसको करते हैं? पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं पूर्वी एशियाई देशों को। अब यहाँ पर एक देखा जाए तो डॉल्फिन नोज है जो कि समुद्र में निकला हुआ है। डॉल्फिन नोज कहाँ है? तो समुद्र में निकला हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि डॉल्फिन नोज की वजह से ये सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है, तो तूफानों से सुरक्षित होता है। सवाल आपसे डॉल्फिन नोज का नाम देकर पूछा जाता है तो तूफानों से सुरक्षित माना जाता है इसको। तो यहाँ पर एक चीज़ आप इसको समझ सकते हैं, और ये किससे होता है? तो ये सुरक्षा इसको मिलती है डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल ये पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात करें तो हम लोग अगला बात करते हैं कृत्रिम बंदरगाहों में। और कृत्रिम बंदरगाहों में जो आपका महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है आपका पाराद्वीप। तो पाराद्वीप कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है, और ओडिशा में एक जगह है जगत सिंहपुर। तो अगला है हमारा पाराद्वीप। अब पाराद्वीप कहाँ पर है? तो ये है ओडिशा में, और ओडिशा में एक जगह है वहाँ का जिला है जगत सिंहपुर। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। और जब ओडिशा का तट है तो ये बात कंफर्म है कि ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। अब यहाँ से जो मैकेनिकल तरीके से होता है, यानी कि यांत्रिक तरीके से आप लिख सकते हैं यांत्रिक व्यवस्था मैकेनिकल फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको उतारने और लादने में, चूँकि यहाँ पर मैन पावर यहाँ पर कम यूज होता है, ज़्यादा करके हम लोग टेक्निकली यहाँ पर चीज़ों को उतारने और लादने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यांत्रिक व्यवस्था के जरिए वस्तुओं को उतारने और लादने की व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ से अगर देखें तो लौह अयस्क, कोयला है, मैग्नीज है, इन सभी मिनरल्स का हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो हालांकि ये तो कम पूछा जाता है कि किससे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस वस्तु का करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है या फिर यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद पाराद्वीप ओडिशा में है, जगत सिंहपुर, यांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर होती है, और इसी यांत्रिक व्यवस्था के जरिए ही क्या होता है कि वस्तुओं को लादने और उतारने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है आपका चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है आपका चेन्नई बंदरगाह। अब चेन्नई बंदरगाह में क्या है कि ये भी एक प्रकार का कृत्रिम है। ये भी कैसा था? तो ये भी कृत्रिम था, और ये भी कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। तो चेन्नई भी कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। अब यहाँ पर जो हमने आपको एक बताया था कि खुला सागरीय बंदरगाह होता है। तो खुला सागरीय बंदरगाह का मतलब ही हो जाता है कि जहाज जो है वो तटों से काफ़ी दूरी पर ही लंगर डाल करके
खड़े रहते हैं। तो ये व्यवस्था किसमें है? चेन्नई बंदरगाह में। तो खुला सागरीय बंदरगाह है, ये दूर पर ही खड़े रहते हैं यहाँ पर जो भी जहाज आते हैं लंगर डाल के। लेकिन यहाँ पर जब दूर खड़े रहेंगे समुद्रों में, तो यहाँ पर जो लहरें चलती हैं उन लहरों से क्या होता है? इनको बड़ी हानि होती है। तो लहरों से हानि होने के लिए जो इससे सुरक्षा करना होता है, तो ये करीब 3 किलोमीटर दूरी पर ही करीब करीब 914 मीटर लंबी यहाँ पर दीवार बनाई गई है। कहाँ पर है ये? तो ये है आपका चेन्नई बंदरगाह में। क्लियर है? इसके बाद है तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? तो ये पहली चीज तो है प्राकृतिक रूप से, और है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में प्राकृतिक बंदरगाह है। और लोकेशन अगर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के एरिया है तो कौन सी खाड़ी यहाँ पर होगी? तो वो होगी आपकी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एक खुला है, लेकिन हाँ जो महत्वपूर्ण है इसका जो नया नाम है, नया नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो नया नाम आप बताएंगे वो बताएंगे V.O. चिदंबरनार। V.O. चिदंबरनार बंदरगाह। तो V.O. चिदंबर बंदरगाह इसको कह सकते हैं। फिर अगला हमारा जो है वो है कोलकाता। अब कोलकाता बंदरगाह के बारे में आपको पता है कि ये हुगली नदी से संबंधित है। तो हुगली नदी पर, हुगली नदी में खास करके अगर देखा जाए तो हुगली नदी में गाद बहुत पाया जाता है। गाद का मतलब है अवसाद। तो अवसाद यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, तो जहाज़ों को लाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक डायमंड हार्बर भी बना है। डायमंड हार्बर भी बनाया गया है ताकि इससे क्या हो कि जहाज़ों को, बड़ी बड़ी जहाज़ों को वहाँ तक लाया जा सके। अब इसके बाद जो अब कोलकाता का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है, तो कौन सी वस्तुओं का यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी? तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो आपका अंदाज़ा सही होगा, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो किस वस्तु का ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा? तो वो होगा जूट का। इसके साथ में अगर किसी का हो सकता है तो वो ऑब्वियस है कि फिश का यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है। तो जो बड़ी बात है कि ये हुगली नदी में गाद के जमा होने की वजह से डायमंड हार्बर को भी विकसित किया गया। गाद का मतलब यहाँ पर अवसाद होता है, और यहाँ पर जो भी बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका होता है? तो वो होता है जूट का। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो एक अगला हम लोग ले सकते हैं इसी से जुड़ा हुआ, तो वो होता है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह। अब हल्दिया बंदरगाह को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कोलकाता के पास में ही है, क्योंकि ये मुख्य पत्तन, ये एक सहायक पत्तन है। इसको हम बाह्य पत्तन भी कहते हैं। तो बाह्य पत्तन या सहायक पत्तन का काम क्या होता है कि जो मुख्य बंदरगाह होता है, जैसे कोलकाता, तो कोलकाता का सहायक या कोलकाता का बाह्य बंदरगाह कौन सा होगा? तो वो है हल्दिया। अब इसका काम ही है कि कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करना, उसको हेल्प करना। अब हुगली नदी के मुहाने पर यह भी स्थित है, लेकिन कोलकाता से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो यहाँ पर लोकेशन के तौर पर अगर हम लोग देख लें तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर है ये बंदरगाह। अब यहाँ पर पेट्रोलियम व्यापार यहाँ से ज़्यादा होता है। पेट्रोलियम व्यापार में यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो हल्दिया को हम किस में यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम व्यापार में। पेट्रोलियम व्यापार में इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। क्लियर है?
अब इसके बाद जो आपका एक बंदरगाह और बचता है उसको हम लोग कहते हैं न्यू मंगलौर। उसको हम लोग कौन सा बंदरगाह बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह। अब न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो ये मंगलौर जो है कर्नाटक का, तो मंगलौर से करीब 9 किलोमीटर ये उत्तर में स्थित है। कहाँ से? कर्नाटक के जो मंगलौर जगह है, बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलौर। अब ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक के मंगलौर से 9 किलोमीटर उत्तर में है। 9 किलोमीटर उत्तर में है कर्नाटक के मंगलौर से। एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये अब बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पर कंफर्म हो गई कि ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में होने का मतलब है कि ये पश्चिमी तट पर है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझिए यहाँ पर कि जो हमने आपको बताया था कि भारत के कुछ प्रमुख तटीय मैदान, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का एरिया है तो कौन से तटीय मैदान पर कौन सा बंदरगाह होगा, तो उसको भी वहाँ पर रिलेट करके पढ़िएगा इसको। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ये न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये NH-17 और रेल मार्ग दोनों से ये मुंबई से कनेक्टेड है। तो मुंबई से जुड़ा है तो इसलिए महत्व इसका और भी बढ़ जाता है क्योंकि मुंबई से जुड़ा है तो वहाँ पर चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से किया जाता है। तो ये भी एक इसकी खास बातें हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा हम लोग किसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं? तो हम लोग जो निर्यात करते हैं, यानी कि हम लोग जिसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर हम किसको बेचते हैं? तो लोहा और मैग्नीज को यहाँ पर हम लोग बेचते हैं। और मंगवाने का जो काम होता है वो उर्वरक होता है, कच्चा माल होता है, कच्चा तेल होता है, उर्वरक होता है और मशीनरीज होती हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों का होता है, पेट्रोलियम का हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में हम न्यू मंगलौर बंदरगाह का यूज करते हैं। तो ये भारत के बड़े बंदरगाहों की सूची थी एक, जिसके बारे में हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन लिया है। अब इन्हीं सब चीज़ों को, चूँकि अब आपका भारत का भूगोल खत्म ही है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको फैक्ट वाली बची हैं, जैसे भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो ऐसे हम लोग अब फुटकर में कुछ चीज़ों को ले लेंगे, जैसे यहाँ पर सेतु समुद्रम परियोजना है, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं। तो अब ऐसी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसके साथ में हम लोग भारत से संबंधित जो भी आपकी मैपिंग है उसको पढ़ेंगे। फिर मैपिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपसे पूछ लेंगे कि क्या आपके अनुसार क्या चीज़ें यहाँ पर छूटी हुई हैं, किस टॉपिक में, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका एकदम भारत का भूगोल कंप्लीट। जब भारत के भूगोल में आप ओके बोल देंगे तब उसके बाद हम लोग सेकंड सेक्शन की बात करेंगे, विश्व के भूगोल की। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।